हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये MCS 15 की यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं इस यूनिट के। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट मोड्स टू बी यूज्ड एंड देयर कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, स्ट्रेटजीज दैट आर यूज्ड फॉर इफेक्टिव फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसमें बेसिकली हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या होती है और उसके बेसिक क्राइटेरियाज क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशन कौन कौन सी होती है, और फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और उसको कैसे हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज मोर देन जस्ट मैसेजिंग और स्वैम्पिंग इंफॉर्मेशन। इट इन्वॉल्व नॉट जस्ट वर्ड्स बट द यूज ऑफ ऑल आवर सेंसेस विद फेस टू फेस डायलॉग और आवर फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, बॉडी लैंग्वेज, एबिलिटी टू लिसन विद पेशेंस ऑल कंट्रीब्यूट टू द कन्वेइंग ऑफ मैसेज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, इसके अलावा भी कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हम किस तरह से अपने वर्ड्स का यूज़ करते हैं, किस तरह से सेंसेस का यूज़ करके अप्रोप्रिएट जगह पे मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। जब हम फेस टू फेस डायलॉग किसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे की बनावट, टोन, किस तरह से हम खड़े हैं या किस तरह से हम सुन रहे हैं, ये सब मैटर करती है। ओके, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन, द एड्रेसर एंड द एड्रेसी। जो कम्युनिकेशन होती है उसमें एटलीस्ट 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है जो बोलने वाला है, प्रवक्ता, और जो सुनने वाला है वो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द टॉपिक, द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। मतलब किसी ना किसी टॉपिक पे ही बात होगी, तो जो कंटेंट है वो एक कम्युनिकेशन का एलिमेंट है। ओके, द चैनल, मतलब किस तरह से हम बात कर रहे हैं। द मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल, एग्जांपल लेटर, टेलीफोन एक्सेट्रा। अगर मान लीजिए मैं रिटर्न कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो ईमेल के थ्रू कर रही हूँ, तो ईमेल एक चैनल है। अगर मैं व्हाट्सएप के थ्रू कर रही हूँ तो वो एक चैनल है। फोर्थ, द कोड, द लैंग्वेज ऑफ द मैसेज, एग्जाम्पल इंग्लिश, फ्रेंच और हिंदी। जो कोड, जिस कोड में हम बात कर रहे हैं, जैसे साइन कोड होता है, वैसे जैसे हिंदी में बात कर रहे हो तो हिंदी वो एक कोड हो गया। ओके, द मैसेज फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रामर एंड लेक्सिकल चॉइसेस ऑफ द मैसेज। मतलब हम किस ग्रामेटिकल वर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं, किस ग्रामर को फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए हम हिंदी बोल रहे हैं, अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ तो इंग्लिश में भी ब्रिटिश इंग्लिश या फिर इंडियन इंग्लिश, बहुत तरह की इंग्लिश होती है, राइट। तो हम किस तरह की ग्रामर फॉलो कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। द सेटिंग, द सोशल एंड फिजिकल सेटिंग, मतलब जो सोशल और फिजिकल सेटिंग है, मतलब हम कहाँ से बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो बात कर रहे हैं, तो उनकी सोशल सेटिंग में और हमारी सोशल सेटिंग में बहुत फ़र्क हो, और हम बात कर रहे हैं, राइट। द रोल ऑफ द डिकोडर, मतलब जो इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है उसको हम डिकोडर बोलते हैं। डिकोडर का रोल क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग बाय द एड्रेसी इज नॉट पैसिव एज सम पीपल थिंक, हिज और हर रोल इज एन एक्टिव वन। लैंग्वेज, इट इज सेड, डज नॉट हैव अ मीनिंग, it has potential for a meaning. It is the decoder who is actively engaged in making meaning on the basis of his or her background knowledge. मतलब जो सुनने वाला है, हमेशा ये लगता है कि सुनने वाला सिर्फ सुन ही तो रहा, कर क्या रहा है, लेकिन नहीं, जो भी मतलब सुनने वाला है उसको इन्फॉर्मेशन को डिकोड करता है, उसके से जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है वो निकालता है, और जो उसका मीनिंग हो सकता है वो जस्टिफाई करता है। ओके, and the context of communication, example the knowledge of the subject, topic, addresser, addressee relationship, knowledge of the code, the physical and the social context etc. अब मान लीजिए मैं एक हिस्ट्री की लेक्चरार है जो हमें लेक्चर दे रही है, तो वो हर किसी को समझ में नहीं आने वाला ना। जिसको हिस्ट्री की नॉलेज है या जिसको टर्म्स की नॉलेज है वही समझ पाएगा कि ये लेक्चर किस तरह से है। तो जो डिकोडर है वो एक पैसिव जॉब नहीं है, वो समझने की एक क्षमता होती है कि किसी भी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज कितनी है। ओके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अटरेंस, वोकल एक्सप्रेशन इन कम्युनिकेशन। अटरेंस का मतलब होता है बोलना, मतलब एक मुंह से बोलना। ओके, अब मतलब कम्युनिकेशन में हमें मुंह से हम बोलते हैं, उसका क्या रोल होता है। ओके, व्हेन वी मेक एन अटरेंस वी ऑलवेज डू समथिंग, वी यूज लैंग्वेज टू परफॉर्म सम फंक्शन, एग्जाम्पल इन्फॉर्म, वॉर्न, प्रॉमिस, परसुएड एक्सेट्रा, एंड हियरर ऑफ द और द रीडर कैन डिराइव द मीनिंग ऑफ द अटरेंस ओनली थ्रू एक्टिवली प्रोसेसिंग द utterance in the context in which made। मतलब जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो एक अटरेंस है, वोकल एक्सप्रेशन है। वो जो है उसका अटरेंस का पर्पस ये भी हो सकता है कि हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या किसी को वार्न करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में, या कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि हियरर पे और रीडर पे वो किस तरह से उस अटरेंस का मीनिंग निकालता है, और जो अटरेंस का मीनिंग है वो एक्टिवली ही निकाला जा सकता है कि वो किस बारे में बोली गई है। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल है कि कोई ये कहता है कि मिस्टर
मल्होत्रा आज आए नहीं है। ओके, तो हम मिस्टर मल्होत्रा को जानते नहीं है, तो हमें ये नहीं पता वो किस चीज़ के लिए अटरेंस की गई है, राइट। लेकिन अगर एक कंपनी का जो है मैनेजर वो ये कहता है कि मिस्टर मल्होत्रा नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो मिस्टर मल्होत्रा है, मतलब जो मिस्टर मल्होत्रा है वो एक सीनियर ऑफिसर है जिसको एयरपोर्ट से उन्हें पिक करना था। अब जब इन्होंने ये बोला कि मिस्टर मल्होत्रा नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है, उनकी सेक्रेटरी ये इंटरप्रेट करेगी कि जितने भी अरेंजमेंट्स किए गए थे एयरपोर्ट के लिए और जितने भी होटल बुकिंग वगैरह की गई थी उनके लिए, वो सब कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जिसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना है, राइट। ये अटरेंस का जो है मेन पर्पस होता है कम्युनिकेशन में। मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस के मेजर फंक्शन क्या है? द मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट, द इमोटिव फंक्शन, इमोटिव फंक्शन टू कम्युनिकेट द इनर स्टेट्स एंड इमोशन, एग्जाम्पल ओनो। इमोटिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि हम जब इमोशंस को कम्युनिकेशन के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स मान लीजिए मैंने बोला ओ नो, मतलब मैं जो है वो एक दुख मना रही हूँ या किसी चीज़ का ग्रीफ है मेरे अंदर कि मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ, लेकिन अगर मैं कहती हूँ हुर्रे, तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने कुछ अचीव किया, राइट, और या फिर मैं खुश हूँ। तो इस तरह से जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन, वो इमोटिव फंक्शन होते हैं कम्युनिकेशन के। द डायरेक्टिव फंक्शन, डायरेक्टिव फंक्शन सीकिंग टू द इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द अदर्स, एग्जाम्पल क्लोज द डोर प्लीज। डायरेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं कि जब किसी चीज़ के बिहेवियर को, मतलब बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हम डायरेक्टिव फंक्शंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लोज द डोर प्लीज, कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। ओके, तो जो है ये एक डायरेक्टिव फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की गई है, मतलब कोई काम कराने के लिए हमने एक रिक्वेस्ट की है। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप बोलते हैं कि आई वॉन्ट अ हॉट कॉफ़ी, कैन यू गिव मी सम प्लीज़, तो ये भी एक डायरेक्टिव फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द फेटिव फंक्शन। ओके, ओपनिंग द चैनल और चेकिंग दैट इज वर्किंग, एग्जाम्पल हेलो इज इट थॉमस को और यू कैन हियर मी मिसेस गुप्ता। फेटिव फंक्शन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को डिफाइन करने वाला फंक्शन। मीन्स जैसे मान लीजिए हाय हेलो, इस तरह के जो वर्ड्स है, आर यू देयर, इस तरह के जो वर्ड्स है ये फेटिव फंक्शन में आते हैं। द पोएटिक फंक्शन, पोएटिक मतलब कविता है। ओके, मतलब जैसे कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट फॉर्म राइटिंग की यूज़ की जाए या कम्युनिकेशन की यूज़ की जाए। ओके, फेटिंग फंक्शन, पोएटिक फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती है, बट जो मतलब पर्टिकुलर एसेंस, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म में जब मैसेज को कन्वे करते हैं तो वो पोएटिक फंक्शन होता है, जैसे कि एस्थेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ओके, फिफ्थ हमारे पास है द रेफरेंशियल फंक्शन टू कैरी इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी चीज़ के रेफरेंस जो क्रिएट करता है वो फंक्शन। मतलब मान लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी, माय नेम इज़ गीता एंड आई एम फ्रॉम दिस, तो ये एक रेफरेंशियल फंक्शन है जहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन बताई और अपना नेम बताया, तो आप मेरे नेम और लोकेशन को रेफर कर सकते हैं। ओके, द मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन फोकसिंग अटेंशन ऑन द कोड इटसेल्फ, एग्जांपल द यूज़ ऑफ बोथ विल और शैल इन अ करेक्ट इन मॉडर्न लैंग्वेज, मतलब विल शैल कुड इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके हम जो है परमिशन लेते हैं या फिर कुछ अपने एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं, तो वो मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन है। द कंटेक्सचुअल फंक्शन क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेक्स्ट, एग्जांपल राइट लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ, मतलब कंटेक्स्ट का मतलब ये होता है कि इसमें हम कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं या फिर कोई इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ओ यू हैव डिस्ट्रॉयड इट, प्लीज़ गेट अवे फ्रॉम दिस, तो ये भी एक कंटेक्सचुअल फंक्शन है जिसमें कि हम किसी को दूर हटने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जैसे कि राइट लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ, हाँ आप सही बोल रहे हैं, चलो अब जो है मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये कंटेक्सचुअल फंक्शंस में आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, मतलब जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं। इट इज़ सेड दैट कम्युनिकेशन कैन नेवर बी 100% कंप्लीट, मैनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड समथिंग कैन ऑलवेज गो रॉन्ग विद वन और मोर ऑफ दिस, लेट अस नाउ कंसिडर सम ऑफ दिस बैरियर। ऐसा माना जाता है कि जब कम्युनिकेशन होती है दो पर्सन के बीच में, राइट, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और ऐसा नहीं कि सभी फैक्टर्स जो हमारे हैं वो मेट हो जाए या हमारी कम्युनिकेशन हम कंप्लीट कर पाए ईजिली। तो जो कुछ बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के वो हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है कोड। कोड का मतलब जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं या जिस पर्टिकुलर ग्रामर में आप बात कर रहे हैं, दैट इज द कोड, दैट इज द एड्रेसर एंड द एड्रेसी मे नॉट शेयर द सेम लैंग्वेज बिटवीन देम, द एड्रेसी स्पीकिंग इन फ्रेंच एंड द एड्रेसी डज नॉट नो फ्रेंच। मीन्स जो कोड होता है वो भी मैटर करता है। मान लीजिए मुझे हिंदी बोलनी आती है लेकिन आपको इंग्लिश आती है, तो आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो बैरियर है वो कोड का बैरियर है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर जो एड्रेसर
है वो फ्रेंच में बोल रहा है लेकिन एड्रेसी को ये समझ में नहीं आ रही, तो फिर ये एक कोड इशू हो जाता है जिसमें कि जो है हम एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते और कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता। ओके, सेकंड हमारे पास है वोकैबुलरी। द मार्केट डिक्लाइंड अंडर परसिस्टेंट बियर हैमरिंग। वन हु इज नॉट फैमिलियर विद द वोकैबुलरी ऑफ द स्टॉक मार्केट मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज मींट। वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दावली, मीन्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है स्टॉक मार्केट का कि जो मार्केट है वो परसिस्टेंट बियर हैमरिंग से जो है फॉल हुई है। तो यहाँ पे वो बंदा नहीं समझ पाएगा जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है या जिसने स्टॉक मार्केट के बारे में कभी सुना नहीं है। ओके, थर्ड हमारे पास आता है कंसेप्ट। टेक्निकल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय ऑल। फॉर एग्जांपल, अ ब्लैक होल इज अ सिंपल लैंग्वेज बट येट द कंसेप्ट मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय मैनी। मतलब कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कोई साइंटिफिक टर्म है, जैसे जो है सलाइवा एक नाम होता है। सलाइवा सबको नहीं पता होता ना कि सलाइवा का मतलब क्या होता है, तो एक टेक्निकल या सब्जेक्टिव स्पेसिफिक जो है कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ईजिली सबके समझ में नहीं आते, लेकिन जो इंग्लिश है वो ईजिली समझ में आती है। जैसे ब्लैक होल, ब्लैक होल का मतलब जो है सिंपल है, इंग्लिश वर्ड है ये ब्लैक होल, इजीली कोई भी जो रीडर है वो समझ लेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का वो सबकी समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। फोर्थ हमारे पास है बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड अजम्पशन। एग्जाम्पल, अ विक्टोरियन स्टाइल मेंशन मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय दोज लिविंग आउटसाइड इंग्लैंड। मीन्स बैकग्राउंड भी मैटर करता है कि आप किस बैकग्राउंड से रेफर करते हैं। यहाँ पे विक्टोरियन स्टाइल मेंशन का एग्जाम्पल दिया गया है कि जो विक्टोरियन स्टाइल मेंशन है वो सबकी समझ में नहीं आता। जो इंग्लैंड में नहीं रहते उनको ईजिली समझ में नहीं आएगा कि विक्टोरियन स्टाइल मेंशन का क्या मतलब है, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से नहीं है। तो फिफ्थ हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, एक्सेंट एंड स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज समटाइम्स मे नॉट बी अंडरस्टूड। मीन्स जो प्रोनाउंसिएशन है या फिर जिस तरह का एक्सेंट है वो सबकी समझ में नहीं आता। जैसे कि हमारे इंडिया में ही साउथ इंडियंस जो होते हैं उनकी इंग्लिश में और जो नॉर्थ इंडियंस है उनकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्सेंट का डिफरेंस होता है। जो साउथ इंडियंस होते हैं उनकी जो वॉइस होती है थोड़ी मतलब पिच थोड़ी कम होती है, लेकिन जो नॉर्थ इंडियन है उनकी पिच थोड़ी हाई होती है। तो इस तरह से उनकी सेम कंट्री में रह के भी एक्सेंट डिफरेंट हो जाता है, जिससे कि एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स बन जाते हैं। ओके, जो कि एक कम्युनिकेशन में बैरियर है। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन may cause misunderstanding. Example, physical environment, noise and other environmental disturbances or even physical distance between the address and the addressee can impede effective communication. जो मतलब कल्चर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, या फिर मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे मतलब मैं आपसे 1 मीटर की दूरी पे हूँ तो आप मेरी बात सुन पाएंगे इजीली, मैं आपकी बात सुन पाऊंगी इजीली। लेकिन अगर हमारा डिस्टेंस 5 किलोमीटर और हम एक दूसरे से बोलकर बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे जो कम्युनिकेशन है उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, जिससे कि जो एड्रेस है और एड्रेस है वो इजीली एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते और कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अफेक्टिव फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर। एग्जाम्पल, एंजाइटी, फियर, एटीट्यूड, मोटिवेशन, बिलीव्स, वैल्यू, लैक ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, लैक ऑफ टाइम और प्रेशर ऑफ वर्क, लैक ऑफ अटेंशन एंड पर्सनल राइवलरीज। ऑल दिस फैक्टर्स इम्पीड कम्युनिकेशन। मतलब इफेक्टिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे पर्सनल फैक्टर, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता है तो वो ज़्यादा मतलब सुनेगा नहीं तो कम्युनिकेशन में गैप आ जाएगा। या फिर कोई डरा हुआ है किसी से, उसको समझ ही नहीं आ रही कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है, या फिर मतलब जो सुनने वाला है वो पर्सनली कुछ उसका इशू है जिसकी वजह से वो सुनना नहीं चाहता। तो ये सब जो है ये एक कम्युनिकेशन में गैप क्रिएट करते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं? मेनली 3 पार्ट्स है, 3 डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें कि हम कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है एक्सप्रेशन, सेकंड है फ्लो, थर्ड है रिलेशनशिप। ओके, एक्सप्रेशन मतलब जिस चीज़ में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके, जैसे कि रिटर्न में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या गेस्चरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये सब आता है एक्सप्रेशन में। फ्लो में होता है इंटरनल, वर्टिकुलर और हॉरिजॉन्टल एंड एक्सटर्नल, मतलब कहाँ से कहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, तो ये एक फ्लो आता है। थर्ड हमारे पास है रिलेशनशिप, फॉर्मल जो है कम्युनिकेशन है या इनफॉर्मल है। ओके, वेरियस मीडिया ऑफ एक्सप्रेशन, रिटर्न, ओरल एंड गेस्चरल, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास है रिटर्न, फर्स्ट हमारे पास है गेस्चरल। ओके, डीफ एंड डम पीपल यूज एक्शंस एंड गेस्चर्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बट दे कैन कम्युनिकेट विद ऑर्डिनरी पीपल ओनली बाय यूजिंग कॉमनली अंडरस्टूड एक्शंस एंड गेस्चर। एग्जाम्पल, आस्किंग फॉर वाटर बाय कपिंग योर हैंड नियर योर माउथ। जो मतलब गूंगे बहरे लोग होते हैं वो किस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचाते हैं? कोई एक्शन करके या कोई गेस्चर करके। अब ये जो है ये गेस्चरल कम्युनिकेशन है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पानी पीना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली एक कप
की फॉर्म में आप अपने हैंड को रखेंगे और अपने मुंह की तरफ लेके जाएंगे, जो कि एक इशारा होता है, गेस्चर होता है कि हमें पानी चाहिए, तो ये एक गेस्चरल कम्युनिकेशन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इन बिजनेस कम्युनिकेटिंग इज राइटिंग विद द मोस्ट पॉपुलर form of communication. It can take various forms such as letters, circular, office memorandums, telegrams, fax messages, newsletter, brochures, bulletins, reports, manuals, house journals, magazines, etc. जब हम कोई बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो उस केस में हम रिटन कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन बहुत मतलब कंसिडरेबल होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि ये जो है हम इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और इजीली रिकॉल की जा सकती है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र की जा सकती है। ओके, जो रिटन कम्युनिकेशन है उसको हम लेटर्स, ऑफिस मेमोरेंडम्स या टेलीग्राम या फैक्स मैसेजेस के थ्रू सेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्पीच। स्पीच इज ऑल्सो यूज्ड क्वाइट ऑफन। इट टेक्स फ्रॉम द फेस टू फेस इंटरेक्शन, टेलीफोन कन्वर्सेशन, लेक्चर्स एंड टॉक्स, मीटिंग्स एंड डिस्कशन एक्सेट्रा। जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो हम बहुत ही ज़्यादा करते हैं। इसमें जो फेस टू फेस इंटरेक्शन आती है, या फिर हम किसी से टेलीफोन पे बात करें तो वो भी एक ओरल कन्वर्सेशन है, या फिर कोई लेक्चर या कोई भी बात, कोई भी मीटिंग, वो एक ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ओके, expression through body language is known as gestural communication, but who is not familiar with the nodding of the head from side to say no or up and down to convey yes। जो हमने पहले ही पढ़ लिया कि अगर हम बॉडी के गेस्चर से जो है इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो एक गेस्चरल कम्युनिकेशन है। मीन्स जैसे हमें नो करना होता है तो हम अपनी गर्दन को लेफ्ट टू राइट हिलाते हैं, अगर हमें येस करना है तो अप एंड डाउन करते हैं, तो ये एक गेस्चरल इन्फॉर्मेशन है। ओके, picture charts, diagrams are also used either on their own or in combination with written oral communication for greater effect and better understanding. Beside houses make use of them in their illustrated catalogs and brochures meant to promote their product। कोई भी पिक्चर चार्ट या डायग्राम का यूज़ रिटन और ओरल कम्युनिकेशन के साथ एक साथ किया जाता है, क्योंकि अगर हमें कोई मतलब पिक्चर अगर हम ड्रॉ करके कोई इन्फॉर्मेशन बताते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बिजनेस में हम ये कॉमनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे भी, जो इसे नेक्स्ट फर्दर यूनिट्स में हम पिक्चोरियल के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मीन्स फ्लो, किस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन फ्लो होती है। ओके, कम्युनिकेशन बिटवीन अ सुपीरियर एंड अ सबऑर्डिनेट इज दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी इज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब एक सीनियर अपने जूनियर से बात करता है तो वो एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गई। ओके, ओकेशंस व्हेन कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट टू अ हायर अथॉरिटी, इट मे बी अ रिपोर्ट, सजेशन, ओपिनियन और अ चार्टर ऑफ डिमांड्स फॉर from the workers, we call this upward communication। both these are form of vertical communication। जब इंफॉर्मेशन जूनियर टू सीनियर ट्रांसफ़र होती है तो एक जो है अपवर्ड कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि या तो इन्फॉर्मेशन डाउनवर्ड फ्लो हो रही है या इन्फॉर्मेशन अपवर्ड फ्लो हो रही है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स है वर्टिकल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। ओके, कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिस communication between officer working at the same level of management is called horizontal or lateral communication। example, interaction between manager of production and manager of market, it involves exchange of ideas, information, opinions or seeking clarification etc between personnel of the same rank। जब कम्युनिकेशन जो है सेम लेवल के ऑफिसर्स के बीच में या सेम स्टाफ के बीच में होती है तो वो जो कम्युनिकेशन है वो हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो बिजनेस में यूज़ करते हैं हम, जैसे कोई मैनेजर और कलीग बात करते हैं, वो एक फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल क्या होता है, वो मतलब जो है बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, या बिजनेस से भी रिलेटेड होता है लेकिन वो उतना मायने नहीं रखती जितनी फॉर्मल कम्युनिकेशन मायने रखती है। ओके, कम्युनिकेशन डन थ्रू द चेन ऑफ कमांड इज नॉन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ ऑफिशियल मैसेज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सच कम्युनिकेशन इज प्लान्ड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट एंड क्लियरली indicates the authority relationship involved and these generally are in writing। example, orders, decisions, instruction etc। जो फॉर्मल जो है कम्युनिकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बॉस अपने जो है जूनियर को ऑर्डर दे रहा है तो वो एक फॉर्मल है, फॉर्मल ऑर्डर होगा मतलब वो प्लान होगा और वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कौन किसको ऑर्डर दे रहा है। ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट फ्लो थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स द स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशंस ऑफ रिएक्शंस एंड आइडिया एंड इज
यूजुअली डन ओरली, हैंस इट मे कैरी इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब मान लीजिए कोई अपडेट आया कंपनी में, ओके, तो वो आपको सर्कुलेट करना है। अगर आप सबको मेल करते हैं अपनी ऑथराइज्ड मेल आईडी से, तो वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ओके। लेकिन अगर आप सबको वर्बली बता देते हैं कि ये अपडेट है, तो ना वहाँ पे आपने कुछ रिटर्न प्रूफ दिया, ना कुछ आपने प्लानिंग की, बस आपने मुंह से बोल दिया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट भी हो सकती है और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इनफॉर्मल है, ओके। नेक्स्ट आता है रिटर्न वर्सेस ओरल कम्युनिकेशन। रिटर्न मतलब जो हम राइटिंग में देते हैं और ओरल जो हम बोल के कम्युनिकेशन करते हैं, ओके। इन ओरल कम्युनिकेशन द स्पीकर बीइंग फेस टू फेस विद द हियरर कैन मॉनिटर एंड मैच द रिएक्शंस ऑफ द हियरर। एट द सेम टाइम शी और ही कैन साइमल्टेनियसली प्लान हिज और हर नेक्स्ट utterance and fit it in the overall pattern of what she or he wants to say. She or he must keep on talking during the period allotted to him or her. She or he must decide when to take his turn or how to interrupt his or her interlocutor, how to hand over the turn. In fact, she or he must be in command of all the conversational skills. She or he has certain advantages as well as she or he can observe his or her interlocutor and if necessary modify what he or she is saying. Oral communication is quicker, more economical and more effective than written communication. Doubts and misunderstanding can be cleared on the spot. Immediate reaction and response is available. Oral communication में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रहा है, तो वो ओरली बात करेगा, राइट। ऐसा तो नहीं कि वो लिखेगा फिर आप उसको पढ़ोगे फिर वो लिख के देगा, नहीं। जो ओरल कम्युनिकेशन है फेस टू फेस में ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसमें क्या है कि जो सामने वाला आपको बोल रहा है या जो सुन रहा है, वो दोनों एक दूसरे के फेस एक्सप्रेशन से ये पता लगा सकते हैं हमें आगे क्या बात करनी है, क्या सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड है हमारी बातों में या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करना है। अगर आप जो है उसे कुछ क्वेश्चन है वो हमें इंटरप्ट कर सकता है साथ के साथ कि मुझे इस चीज़ में डाउट, आप मुझे क्लियर कर देंगे, तो वो इजीली क्लियर हो जाता है, ओके। तो ये जो ओरल कम्युनिकेशन होती है ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है, क्योंकि इसमें पैसे तो कुछ लगते नहीं, ना पेन का यूज़ है ना पेपर का यूज़ है, बस माउथ का यूज़ है। हम यूज़ करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे तक शेयर करते हैं, ओके। और ये जो ओरल कम्युनिकेशन है ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है और डाउट या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाती है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस है, हम पढ़ते हैं आगे। देयर आर वेरिएशंस इन स्पोकन लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन द वे इट इज डिलीवर्ड। दिस कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ ज्योग्राफिकल और सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। देयर आर डायलेक्टिकल डिफरेंसेस, एक्सेंट डिफरेंसेस एंड ऑल्सो डिफरेंसेस इन द यूज ऑफ पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। Speech is less organized than written language. It contains many incomplete sentences. Often it contains simply sequence of phrases. These features may easily create misunderstanding. Oral communication is less reliable because it is not available in future. It is also affected by the attitudes and personality, self-interest, beliefs, values and prejudices of the sender as well as the receiver, and also the time and circumstances of the communication. Oral communication is not suitable for lengthy messages to be communicated to distant वाइडली स्कैटर्ड पीपल। जो ओरल कम्युनिकेशन है उसके डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की तो वो इनकरेक्ट भी हो सकती है, राइट। लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की है, या फिर मैं जो है मान लीजिए नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हूँ और आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, राइट। जब आप बोलेंगे तो आपके इंग्लिश में भी थोड़ा डिफरेंस होगा और मेरी इंग्लिश में भी थोड़ा डिफरेंस होगा ड्यू टू एक्सेंट, ओके। तो वहाँ पे भी जो ओरल कम्युनिकेशन है उसके लिए बैरियर्स आ जाते हैं, और जो मतलब ओरल कम्युनिकेशन में कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हो जाते हैं जिससे कि वो जो एक मतलब है किसी भी फ्रेज का वो चेंज हो जाता है, ओके, जिससे कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इसीलिए जो ओरल कम्युनिकेशन है वो लेस रिलायबल है। कोई भी पर्सन अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए, अपने वैल्यू से बिलीव को आगे रखने के लिए ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकता है, जिससे कि जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो ना हो कि किसी पर्सन की थॉट की कम्युनिकेशन होती है, इसलिए ये लेस रिलायबल है, ओके। अब मान लीजिए आपको ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू विद इन 7 कंट्रीज सेम इन्फॉर्मेशन सेम स्पॉट पे पहुंचानी है तो नहीं हो पाएगा, ओके। लेकिन अगर आप जो है रिटन कम्युनिकेशन मेल का यूज़ करते हैं तो वो हो सकता है कि 7 कंट्रीज के लोगों की लैंग्वेज अलग हो, लेकिन आप जब रिटन में आप उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है रिटन कम्युनिकेशन। राइटर इज राइटिंग फॉर एन एब्सेंट रीडर। शी और ही मे लुक ओवर, रिफ्लेक्ट एंड एडिट व्हाट शी और ही हैज ऑलरेडी रिटन विद नो फियर ऑफ बीइंग इंटरप्टेड बाय हिज और हर इंटरलोक्यूटर। शी और ही कैन टेक हिज और हर टाइम ऑन चूजिंग अ पर्टिकुलर वर्ड, इवन लुकिंग इट अप इन द डिक्शनरी इफ नेसेसरी, recorder what she or he has written, and even change his or her mind about what she or he has to say. She or he is no under pressure to keep on writing. She can even destroy what she have written and
and throw it in the dustbin without fear of offending the reader. But the writer has a disadvantages too. She has no access to immediate feedback and simply has to imagine the reader's reaction. This is non-reciprocal of written communication, makes it more difficult to learn. Written communication में क्या होता है, जो राइटर है वो उसके लिए लिख रहा है जो अभी पढ़ नहीं रहा है, पढ़ेगा फ्यूचर में, तो वो जो रीडर है वो एब्सेंट है अभी. ओके, तो जो रिटन कम्युनिकेशन है, अगर मान लीजिए कोई पैसेज आप लिख रहे हैं तो आपको कभी आप उसको कभी भी एडिट कर सकते हैं. और अगर मान लीजिए आपको कोई भी वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा और आप उसको डिक्शनरी में देखना चाहते हैं तो वो भी इजीली कर सकते हैं. ओके, अगर मान लीजिए आपने माइंड चेंज कर दिया, आप पैसेज नहीं लिखना चाहते तो आप जो पेपर है उसको डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं, राइट. तो इसमें आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है. रिटन कम्युनिकेशन में टोटली राइटर की चॉइस होती है, वो किस तरह से लिखना चाहता है और क्या लिखना चाहता है. लेकिन यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है, जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन में हमें साथ के साथ पता चल जाता है कि हमारी बातें सामने वाले पर्सन को समझ आ रही है या नहीं आ रही है, अब वो इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है. लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में जो राइटर है वो नेक्स्ट पर्सन के जो इमोशंस है या फिर रिएक्शंस उनको नहीं समझ पाता कि क्या उनको पसंद आएगा कोई पैसेज या नहीं आएगा. और ये जो है रिटन कम्युनिकेशन में ही होता है. Written communication ensures the transmission of information in a uniform manner and there is a little risk of unauthorized alteration in the message. Written communication में जो information है उसका transformation uniform manner में होता है, मीन्स उसको कोई change नहीं कर सकता easily. यहाँ पे जो alteration के chances है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. Since it is put in black and white, it provides a permanent recorder for future references. Written communication tend to be complete, precise and unambiguous. The message can be repeated at regular intervals and the lengthy messages can be sent to widely scattered readers, but written communication is time consuming, expensive and rigid and it becomes difficult to maintain secrecy. जो written communication है उसमें कोई भी हम बात लिखते हैं तो पेन एंड पेपर पे लिखी जा रही है वो बात, तो वो फ्यूचर में हम कभी भी उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब रिकॉल कर सकते हैं इजीली. और जो रिटन कम्युनिकेशन होती है वो कंप्लीट, प्रिसाइज और उसमें कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि जो क्लियर ना होती हो, क्योंकि हर चीज़ रिटर्न में तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ने वाले को उसका मतलब समझ आ ही जाएगा. ओके, और जो लेंथी मैसेज है या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम एक ही मतलब लेटर को हम एक ही मेल को हम बहुत सारे पर्सन्स को जो है सेंड कर सकते हैं. लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन है उसमें टाइम लगता है क्योंकि उसमें हमें लिखना भी पड़ता है. एक्सपेंसिव है, कोई भी चैनल हम यूज़ करेंगे रिटन का, पेन, पेपर, मेल, लेटर या कुछ भी, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है और रिजिड हो जाता है. ओके, इसलिए यहाँ पे जो सीक्रेसी है वो मेंटेन नहीं रह सकती. अगर आप मान लीजिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिटर्न में किसी को बता देते हैं तो वो जिसके पास वो रिटर्न ड्राफ्ट जाएगा या रिटर्न पेपर जाएगा वो पर्सन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ सकता है. तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शंस. अब फेस टू फेस इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे हम, जब आमने सामने बैठ के बात की जाती है. ओके, ब्राउन एंड यूल इन 1983 यूज्ड टू टर्म्स टू डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज. द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज वेयर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल एंड दैट फंक्शन इन्वॉल्व इन एक्सप्रेसिंग सोशल रिलेशंस एंड पर्सनल एटीट्यूड्स इज कॉल्ड इंटरेक्शनल. ओके, मतलब जो एक हमारे दो है पर्सन है ब्राउन एंड यूल, उन्होंने 1983 में जो कम्युनिकेशन है उसके दो चीज़ें बताई थी उसके बारे में कि दो तरह की कम्युनिकेशन होती है फेस टू फेस, एक ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्शनल. ट्रांजैक्शनल में मतलब कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है सिर्फ, तो वो ट्रांजैक्शनल होगी. लेकिन जो पर्सनल एटीट्यूड, इमोशन या ह्यूमन टच होता है वो इंटरैक्शनल होता है. जैसे कि मान लीजिए आप जो है मतलब आप किसी भी जो है इंक्वायरी डेस्क पे गए, तो इंक्वायरी डेस्क पे आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और जितना इंक्वायरी ऑफिसर को पता है वो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा. ओके, तो ये जो है ये एक ट्रांजैक्शनल है, जितनी इन्फॉर्मेशन के पास थी उतनी वो आपको शेयर कर देंगे. लेकिन जो इंटरेक्शनल की बात होती है, जैसे मान लीजिए आप बात करते हैं अपनी मतलब फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल एटीट्यूड्स, पर्सनल चीज़ें आपको बता रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं, वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए फिर भी आप एक दूसरे को बता रहे हैं, तो वो एक इंटरेक्शनल है. जैसे कि आप कस्टमर सर्विस में बात करते हैं तो कस्टमर सर्विस में हमें सिंपैथी दी जाती है, हमसे अच्छे से ह्यूमन टच दिया जाता है ताकि हम उसके साथ इंटरेक्ट कर पाए इजीली और एक दूसरे की बातों को समझ पाए, तो वो इंटरेक्शनल होता है. ओके, राइट डाउन द सिचुएशन वेयर फेस टू फेस इंटरेक्शंस आर रिक्वायर्ड. फेस टू फेस इंटरेक्शंस कहाँ पे चाहिए होती है? इन बिजनेस ट्रांजेक्शन डिफरेंट सिचुएशन में अराइज व्हेन वन हैज टू यूज लैंग्वेज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शंस. फर्स्ट,
जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमें फेस टू फेस इंटरेक्शंस की ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ पे हम सोशल कॉन्टैक्ट या अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई इंक्वायरी करते हैं या किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं किसी से, या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, किसी पॉइंट पे आर्ग्यू करते हैं, तो वहाँ पे फेस टू फेस जो है इंटरेक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेकेंड है पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशंस। अब मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग में तो आप फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे, राइट? तो वहाँ पे कम्युनिकेशन की रिक्वायर्ड हो जाती है। थर्ड, टेकिंग पार्ट इन कंडक्टिंग मीटिंग्स एंड इंटरव्यू। जब हम कोई भी मीटिंग कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वहाँ पे इंटरेक्शंस की ज़रूरत होती है। लेक्चरिंग मतलब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो उसको इंटरेक्शनली ही तो पढ़ाता है, बात करके ही तो पढ़ाएगा। बिना बात के सिर्फ बुक थमा देगा तो वो तो वैसे भी पढ़ सकते हैं बच्चे, राइट? फिफ्थ, डेमोन्स्ट्रेटिंग कंपनीज प्रोडक्ट। अब कोई भी कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तो इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। टॉकिंग अबाउट वेरी वर्क, डिस्क्राइबिंग सिंपल एंड एवरीडे ऑपरेशंस, डिस्क्राइबिंग वर्क एंड बिजनेस ऑपरेशन, डिस्क्राइब ऑफिस वर्क कंडीशन। यहाँ पे भी हम जो है कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन हमने दो तरह की पढ़ी, एक इंटरेक्शनल और एक इंटरेक्शनल। ओके, ट्रांजैक्शनल और इंटरेक्शनल। अब बात आती है कन्वर्जेशन की। कन्वर्जेशन का होता है बातचीत। बातचीत क्या होती है? टॉक अग्रिंग व्हेन अ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कम टुगेदर एंड सेटल डाउन इनटू व्हाट दे perceived to be a few moments cuts off from or carried on the side of instrumental task. A period of idling felt to be an end in itself, during which everyone is according to the right to talk as well as to listen, and without references to a fixed schedule. Everyone is accorded to the status of someone whose overall evaluation of the subject matter at hand is to be encouraged and treated with respect, and no final agreement or synthesis is demanded. Differences of opinion to be treated as an prejudicial or onto the continuing relationship of the parties. अब कन्वर्सेशन, बातचीत का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो पर्सन ही, दो से मतलब ज़्यादा पर्सन नहीं, मिनिमम दो पर्सन जो है आते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई जो है शेड्यूल नहीं होता बातचीत का। ये एक आइडल टाइम होता है, खाली समय होता है, जिसमें हम एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और इस इन्फॉर्मेशन से ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको एक्शन ही प्रोड्यूस करना है या कोई भी आपको एक रिपोर्ट ही तैयार करनी है। ये बस एक जो है आइडल टाइम फील करने के लिए या जो डिफरेंस ओपिनियन है उनको समझने के लिए कन्वर्सेशन होती है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन, बातचीत की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? द कॉर्पोरेटिव एंड पोलाइटनेस प्रिंसिपल। अब जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो सबसे पहले हमें कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। मीन्स जब वो बोल रहे तो हमें चुप रहना पड़ेगा, जब हम बोल रहे तो उसे चुप रहना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है वहाँ पे अजम्पशन या एक्सपेक्टेशंस है वो सेट करनी होती है कि आप पहले बोलेंगे या बाद में बोलेंगे। और फिर उसके बाद आता है पोलाइटनेस प्रिंसिपल। पोलाइटनेस मतलब हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो धीमी आवाज़ में या फिर एक कन्वर्सेशन का जो डेकोरम है वो हमें मेंटेन करना होगा। ओके, The philosopher Grace has described four maximum principle of cooperative behavior which speaker observe in conversation. अब जब conversation होती है तो चार principles है जो cooperative behaviors को show करते हैं। फर्स्ट है maximum of quantity, सेकेंड है maximum of quality, थर्ड है maximum of relation, फोर्थ है maximum of manner. ओके, फर्स्ट हम जान लेते हैं maximum of quantity क्या होता है? Make your contribution just as informative as required. अब मान लीजिए किसी ने आपसे नाम पूछा तो आप conversation कर रहे हैं तो आप अपना ही तो नाम बताएंगे, माय नेम इज दिस। लेकिन आप ऐसा तो नहीं है ना आप अपने दादा परदादा, उनके भी दादा, अपने पड़ोसी चाचा सबका नाम बताएंगे, नहीं। मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी का मतलब ये होता है जितनी बात पूछी गई है उतनी ही बात बतानी है। मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, मेक योर कंट्रीब्यूशन वन दैट इज ट्रू, मतलब क्वालिटी मेंटेन रखनी है। मान लीजिए आपको आपसे आपका फेवरेट कलर पूछा गया, राइट? तो आपने बताया माय फेवरेट कलर इज ब्लू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बताएंगे कि ब्लू के इतने मतलब ब्लू में भी मेरे को ना 15 शेड्स पसंद है या फिर इतने सारे शेड्स पसंद है कि मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हूँ, ये है वो है। आपको जितना पूछा गया उतना बताना है और प्रिसाइज बताना है, ट्रू चीज़ बतानी है। ओके, मतलब जंबल नहीं करना जो सुनने वाला है उसको। थर्ड है मैक्सिमम ऑफ रिलेशन, मेक योर कंट्रीब्यूशन रेलिवेंट। रिलेशन का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए आपसे एक पर्सन है जो शॉपकीपर के पास जाता है, वो बोलते हैं शॉपकीपर को डू यू हैव ऑरेंजेस, तो वो बोलेगा कि नो आई एम हैविंग एरोप्लेन्स। तो पूछा क्या हमने कि ऑरेंजेस की शॉप है, तो वो ये बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ फ्रूट शॉप, दिस इज टॉय शॉप, राइट?
लेकिन अगर वो ये बोलता है मतलब आई हैव एरोप्लेन, डू यू वांट टू बोट इट दैम, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा। हम खरीदना चाहते हैं ऑरेंजेस और वो हमें एरोप्लेन दे रहा है, तो कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, सो फोर्थ हमारे पास मैक्सिमम ऑफ मैनर, अवॉइड ऑब्सिक्योरिटी एंड एम्बिग्विटी, बी ब्रीफ एंड ऑर्डरली। मैक्सिमम ऑफ मैनर का मतलब ये नहीं कि आप एक वर्ड बोल रहे हो उसके 1000 मीनिंग है या को डबल मीनिंग या इस तरह की बातें करा, आप क्लियर और ऑर्डरली बात कीजिए, ब्रीफ एंड ऑर्डरली। ओके, conversation is more than series of exchanges. It consists of exchanges which are initiated and interpreted according to intuitively understood and socially acquired rules and norms of conversational cooperation. These can in turn be manipulated to create a wide range of meanings beyond the level expressed directly by the utterance in the conversation themselves. We also note that rules of conversational implication dependent on manipulating the four maxims can be used to express sarcasm, irony, criticism, and a range of other types of inferential meanings. कंसिडर द फॉलोइंग एक्सचेंज। अब ये जो हमने 4 मैगजीम्स पढ़े हैं इनको हम डिफरेंट वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई हम मजाक या कोई भी चीज़ को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं या कोई अदर टाइप के इन्फ्लुएंशियल चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं तो भी ये मैक्सिमम्स जो है यूज़ किए जाते हैं। जैसे हाउ इज़ द फूड, कोई ये पूछते कि खाना कैसा है तो ये बोलते देयर इज़ अ प्लेंटी टू फिल योर बैली, तो वो सेकेंड पर्सन ही बोलता है कि जैसा भी है ठीक है, आपका पेट तो भर ही जाएगा। ओके, तो ये जो है यहाँ पे ये कन्वर्सेशनल गुड नहीं है। अगर वो ए पर्सन पूछता है हाउ इज़ द फूड, बी बोलता है इट्स गुड, इट्स टेस्टी, सो ये एक रिलेवेंट है। यहाँ पे कुछ आयरनी या कुछ इन्फ्लुएंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया गया है। B is manipulating the maxims of conversational implication to suggest that the other qualities of the food are not worth mentioning। मतलब यहाँ पे जो B ने है वो maxims of conversational implication को जो वायलेट किया है, जिसमें कि उसने बोला है कि क्वालिटी मैटर नहीं करती लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है। ओके, however in the business world the emphasis is on clarity of communication and indirect speech acts and manipulation of maxims are generally avoid। मतलब जब हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या बिजनेस में कॉमनली क्या होता है कि ये जो वायलेशन है ये अवॉइड की जाती है ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर एंड प्रिसाइज हो। ओके, एडजेंसी पेयर, adjacency pairs, one in which meanings are communicated and interpreted in conversation is through the use of what we have been called adjacency pair. Adjacency pairs are utterances produced by the two successive speakers such that the second utterance is identified as related to the first as an expected follow-up. The two form of a pair, the first utterance constituting a first pair part and the next utterance constituting a second pair part. Adjacency pair is described as the basic structural in conversational consider। एडजेंसी पेयर का मतलब ये होता है कि कुछ जो कन्वर्सेशन होती है वो पहले से डिफाइंड होती है। जैसे कि आपको कोई ग्रीटिंग कर रहा है गुड मॉर्निंग, तो आपको आप भी बोलेंगे वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, तो ये एक एडजेंसी पेयर है। ओके, जो कि हम यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है जैसे ग्रीटिंग हाय, तो वो बी क्या बोलेगा हाय। अगर कॉम्प्लीमेंट है किसी का तो जैसे कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्टेंस, यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है हमें तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, राइट। अभी मुझे कोई बोल रहा है दैट्स अ नाइस हैट, तो मैं बोलूँगी थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। द बेसिक रूल ऑफ एडजेंसी pair is operation is that when a speaker produces a recognizable first pair part, she or he should stop talking and the conversational partner should produce a recognizable second pair part. Adjacency pair thus provide a turn taking and also prescribe the type taking of talking the next talker can do। adjacency pair में क्या होता है, मान लीजिए आप ग्रीटिंग वो कर रहे हैं तो पहले जो ए पर्सन है वो ग्रीटिंग देंगे, फिर वो स्टॉप हो जाएंगे, फिर जो नेक्स्ट पर्सन है वो भी ग्रीटिंग देंगे, फिर वो स्टॉप हो जाएंगे। या फिर आप जो है कॉम्प्लीमेंट और थैंक्स का जो रोल प्ले कर रहे हैं तो वहाँ पे फर्स्ट पर्सन कॉम्प्लीमेंट करेगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पर्सन उसका रिप्लाई करेगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये एडजेंसी पेयर का बेसिक रूल होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग। अब हमने कन्वर्सेशंस पढ़ ली है किस तरह से होती है, अब उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो स्पीच इवेंट स्पेसिफिक है। मीन्स जब हम कोई स्पीच करते हैं या लेक्चर है कि भी फॉर्मल मीटिंग है, यहाँ पे एजेंडा या कोई भी मेमो हमें शो करना है तो मतलब हम उसमें इंट्रोडक्शन देते हैं, ओपनिंग देते हैं, हाय माय नेम इज़ दिस एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट दिस, तो ये जो है ये ओपनिंग है। और क्लोजिंग आई थिंक वी हैव कवर्ड मैनी पार्ट ऑफ द टॉपिक सो वी आर गोइंग टू क्लोज इट। इस तरह से आप क्लोजिंग दे सकते हैं। ओके, टॉपिक डेवलपमेंट क्या होता है कन्वर्सेशन में, मतलब कोई भी टॉपिक पर्टिकुलर किसी भी मुद्दे से शुरू हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप जो फूड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आप उस टॉपिक को डिफरेंट डायमेंशन में किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है तो वो जो है
जो कन्वर्सेशन कैरेक्टर्स है या स्पीकर्स है वो उन पे डिपेंड करता है। ओके, टॉपिक में डेवलप इन अ रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर एज फॉर एग्जांपल द लैंग्वेज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, कोर्ट ट्रायल, डॉक्टर एंड पेशेंट्स कन्वर्सेशन एक्सेट्रा। जो टॉपिक डेवलपमेंट है वो मैटर करता है कि किसके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। मान लीजिए एक कस्टमर, एक सेलर और एक कस्टमर के बीच में कन्वर्सेशन है, तो उनके टॉपिक में क्या होगा कि क्या प्राइस है पर्टिकुलर आइटम का और कितना डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये टॉपिक डेवलपमेंट इस तरह से रहेगा, राइट। लेकिन अगर डॉक्टर और पेशेंट का कन्वर्सेशन है तो डॉक्टर ये पूछेंगे कि क्या इशू आ रहा है, क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है, फिर वो चेक करेंगे, पेशेंट अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे तो डॉक्टर एडवाइस करेंगे। तो ये एक टॉपिक डेवलपमेंट है कन्वर्सेशन का। ओके, टर्न टेकिंग मतलब बारी कैसे बदल जाती है। जैसे हमने बोला कि पहले हमें कन्वर्सेशन में एक पर्सन ए बोल रहा है तो ए को कंप्लीट होने के बाद ही बी को स्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे टर्न टेकिंग होता है जब हमें एक कन्वर्सेशन में दो या दो से ज़्यादा पीपल होते हैं लेकिन सबको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वहाँ पे टर्न टेकिंग का यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपने स्कूल में देखा होगा जब टीचर पढ़ा रहा है तो 40 स्टूडेंट्स है, तो टीचर क्या बोलते हैं कि जिसको भी कोई डाउट या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के बारे में वो अपना हैंड रेस करे और क्वेश्चन पूछे। तो ये एक टर्न टेकिंग जो है टर्न टेकिंग मोड है। ओके, रिपेयर्स मतलब गलतियाँ, अगर हमने कोई गलती की है कुछ बताते हुए और वो हमें पता चल गई तो हमें उसी टाइम करेक्ट कर लेना चाहिए। और जो रिपेयर्स है या तो वो जो सुन रहा है वो भी बता सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, या जो बोल रहा है अगर उसे रियलाइज़ हो जाता है तो वो भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गलत है। ओके, कन्वर्सेशनल प्रॉब्लम ऑफ अ सेकंड और अ फॉरेन लैंग्वेज यूजर्स। अब कोई भी सेकंड या फॉरेन लैंग्वेज यूजर जब कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनके बीच में क्या इशू आता है। अब फॉरेन लैंग्वेज यूजर्स है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से वो लैंग्वेज नहीं सीखी हुई, राइट, तो हम उनको पढ़ते हैं। Non-native speakers may provide less information than is expected from them. Another crucial problem could be to interpret the intended speech appropriately. Consider what is going in the wrong in the following direction interaction. अब देखिए, जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, जितना उनसे पूछा गया ना उतना ही बताएंगे, उससे एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। ये कुछ बोल भी रहे तो उसमें लास्ट में जो वर्ब है उसको ऐड कर देते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्सन से पूछा व्हाट्स योर नेम, तो वो बोल रहा है कुछ नहीं, बस बोल रहे हैं कि अशोक। ओके, वेयर डू यू लिव, दिल्ली। ओके, यू आर हेयर फॉर इंटरव्यू, यस। ओके, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यस। तो यहाँ पे जो ए पर्सन है, जो इंटरव्यूअर है, वही इंफॉर्मेशन मतलब वही कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है और बार बार क्वेश्चन कर रहा है। जो दूसरा पर्सन है वो नॉन नेटिव स्पीकर है, उसे पता नहीं है कंप्लीट, लेकिन फिर भी वो कुछ इंग्लिश जानता है, इस वजह से जो आंसर है वो यस या नो में आंसर कर रहा है, राइट। इस वजह से जो ए पर्सन है वो थोड़ा इरिटेट हो सकता है, जो कन्वर्सेशन है वो श्रिंक हो सकती है। इसलिए जो कन्वर्सेशन है वो बोथ साइड होनी चाहिए, इंटरेक्शनल होनी चाहिए। एडजेंसी पेयर इज अनदर क्रूशियल एरिया विच पोजेस प्रॉब्लम। क्वेश्चंस particularly yes or no type questions are not always request for information, may be request for action. The problem arises because you are told to reply to yes or no question with yes or no plus repetition of the word or auxiliary word used in the question. मतलब ज़रूरी नहीं कि जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए उसे हम येस नो में ही देना है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो कोई रिक्वेस्ट है या कोई इन्फॉर्मेशन है किसी एक्शन को करने के लिए। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए एक कस्टमर है वो शॉप पे जाता है, डू यू हैव ऑरेंजेस, तो शॉपकीपर बोलते हैं येस आई डू, हाँ मेरे पास है। लेकिन क्या आपको ये लगता है ये सही आंसर है? नहीं। अब वो शॉपकीपर, अगर आप अपने नॉर्मली किसी नेटिव शॉप में जाते हैं, आप उससे पूछते हो डू यू हैव ऑरेंजेस, तो वो कहते हैं येस, ऑल आर फ्रेश एंड ऑल आर चीप देन मार्केट। तो यहाँ पे ये जो कन्वर्सेशन है ये रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू येस और नो का जवाब देना। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है नेटिव स्पीकर ऑफन कंसिडर नॉन नेटिव स्पीकर ओनली पैसिव ओवरली पैसिव इन कन्वर्सेशन। देयर आर टू रीजन, वन दैट नॉन नेटिव स्पीकर्स टेंड टू प्रोवाइड ओनली सेकंड पेयर पार्ट्स लीविंग ऑल फर्स्ट पेयर पार्ट्स टू द इंटरलोक्यूटर आंसरिंग द क्वेश्चन विद येस और नो। एग्जाम्पल मतलब वही जो मैंने बताया था कि जो नॉन नेटिव स्पीकर्स है वो पैसिव होते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते कन्वर्सेशन में, इसीलिए जो नेटिव स्पीकर है वही उन्हीं को बात इनिशिएट करनी पड़ती है। जैसे कि ए ने पूछा व्हाट्स योर नेम, बी बोलता है मोहन श्रीवास्तव, अब वो चुप हो जाता है। ए, आर यू लुकिंग फॉर द एबीसी कंपनी, बी यस, अगेन लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ साइलेंस। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये गुड नहीं है। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट। कन्वर्सेशन या फिर स्पीच इवेंट में क्या फ़र्क होता है?
Haim uses the term speech event for activities that are directly governed by norms for the use of speech. As speech events, conversations can be contrasted with other types of speech events such as lectures, discussion, meetings, interviews, debates, etc. We recognized each of these speech events as distinct by virtue of differences in the number of participants who take part in them, as well as through differences in the type and amount of talking expected of the participant, the setting, quorum, if any required, etc. etc. Speech events like conversation as shown above also have identifiable rules of proper beginning, middles and endings. Violation if notice are frowned upon. मतलब जो स्पीच इवेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करके वो स्पीच बनाई जाती है, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसके सजेशंस। लेकिन जो कन्वर्सेशन होती है वो शेड्यूल्ड नहीं होती, डायरेक्शनल नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए एक कन्वर्सेशन है एक पर्सन के बारे में बीच में, जैसे कि एक शॉपकीपर और एक कस्टमर के बीच में, तो वो पहले से डिफाइंड नहीं है बट वो कन्वर्सेशन है, राइट। तो यहाँ पे गवर्न नहीं की जा रही किसी के थ्रू। तो ये एक कन्वर्सेशन और स्पीच इवेंट में डिफरेंस होता है। ओके, ये यूनिट यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, लिंक आपको जो है हमारे चैनल पेज पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।